नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात प्रदूषण की। देश की राजधानी दिल्ली में बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई है आबो हवा। दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट्स हैं और 8 में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट्स के पास पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में भी हालात खराब है और ऐसे में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कल रात से दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 2 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 2 लागू किया। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 23 और 24 अक्टूबर को खराब कैटेगरी पर पहुंच जाएगी और ऐसे में आपको बता दें 31 ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स को मॉनिटर किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि मेट्रो बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा रही है और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सुबह प्रदूषण पर आपात बैठक की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा था कोई अधिकारी आज बैठक में शामिल नहीं हुआ। बहरहाल दिल्ली की खराब हवा पर बात करने के लिए हमारे साथ है गोपाल राय, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री। बहुत उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टडी के बारे में आपको बता दें। लैंडसेट की स्टडी आई, गोपाल जी को भी सुना देते हैं। 2019 में वायु प्रदूषण से 16 लाख असमय मौत। भारत में प्रदूषण से सबसे ज़्यादा मौत हुई है। प्रदूषण से ज़्यादा मौतों में दूसरे नंबर पर चीन है। 2019 में भारत में कुल मौत का 18% प्रदूषण से था। ग्रीन पीस की रिपोर्ट कहती है 2020 में प्रदूषण से भारत में 1,20,000 मौतें हुई हैं। वायु प्रदूषण से भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। ग्रीन पीस की एक 2021 पर रिपोर्ट में 2020 में वायु प्रदूषण से दिल्ली में ही 54,000 असमय मौत हुई हैं। यूनिसेफ की ऑफ शिकागो एक स्टडी है, उसमें कहा गया दिल्ली प्रदूषण में दिल्ली में जो जन्म लेते हैं उनकी औसत उम्र 10 साल कम हो जाती है। हार्वर्ड की स्टडी 2021 की बताती है कि भारत में 1/3 मौत की वजह वायु प्रदूषण है। WHO की रिपोर्ट 2021 की बताती है कि वायु प्रदूषण से दुनिया में 70 लाख असमय मौत हो रही है। तो तमाम सवाल हैं और सरकार ने भी आज दिल्ली सरकार ने भी बैठक की है। गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी समय निकालने के लिए। हम सब जानते हैं कि दिल्ली एक लैंडलॉक सिटी है, लेकिन यहाँ जो कदम अब उठाए जा रहे हैं क्या पहले लिए जा सकते हैं? कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है, क्या आपात बैठक ऐसी बैठकें पहले हो सकती थी? नहीं, बैठकें तो पहले से हुई हैं और दिल्ली के सर्दियों में बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 30 तारीख को ही पिछले सितंबर में ही विंटर एक्शन प्लान घोषित किया था और उसके बाद से 7 तारीख से एंटी डस्ट कैंपेन पूरे दिल्ली के अंदर जो है वो चलाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर जो पराली होती है उसके लिए बायो डिकम्पोजर का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली में जो पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ भी अभियान चल रहा है। लेकिन जैसा कि पूर्वानुमान था कि अब जो है सर्दियों का जो मौसम है अब बढ़ रहा है, तो सर्दी बढ़ी है और जो हवा की गति है वो काफ़ी कम हो गई है। तो ऐसा पूर्वानुमान था कि अब जो है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अब ज़्यादा ख़राब होना शुरू होगा और उसी पूर्वानुमान के अनुसार ही अब जो AQI है वो 300 के पार गया है, जिसको देखते हुए COQM ने जो है ये ग्रैप 2 का नियम जो है वो लागू किया है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज हमने सभी संबंधित जो विभाग हैं उनके साथ संयुक्त बैठक करके कार्ययोजना तैयार की है। गोपाल जी, मेरा सवाल ये था कि भाई ग्रैप 2 या 3 के प्रावधान जो हैं, क्या अब समय आ गया कि इनकी एक बार फिर से समीक्षा हो, नियम जल्दी लागू हों? अनेकों स्टडी कह रही हैं कि दिल्ली वासी हैं, उनकी उम्र प्रदूषण के कारण अन्य देशवासियों से 10 साल कम है। नहीं, देखिए, नॉर्मल जो एवरेज अगर दिल्ली के पोल्यूशन के स्तर को हम देखें तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है। दिल्ली में अगर एक स्टडी अभी केंद्र सरकार ने अभी जारी किया कि 2015 में दिल्ली में केवल और केवल 109 दिन ऐसे होते थे साल में जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी थी। पिछले सरकार हमारी बनने के बाद लगातार जो इस पर काम हुआ है उसका परिणाम है कि पिछले साल हम 163 दिन अच्छे दिल्ली के अंदर हमको मिल पाया था। इस साल आज 200 से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के जो दिन हैं वो हमने हासिल किया है। लेकिन जो ये एक महीना है, ये एक महीने में
मौसम में जो परिवर्तन होता है उसको देखते हुए अब थोड़े ज़्यादा सख्त जो है वो कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और उसी लिए पूर्वानुमान पहले जो होता था वो एक्यूआई बढ़ने के बाद जो होता था वो एक्शन लिए जाते थे। अब पूर्वानुमान के आधार पर 3 दिन पहले ही ये ग्रेड लागू होते हैं ग्रैब के, और उसको कैसे और इम्प्लीमेंट बेहतर तरीके से किया जाए उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अब फिर ये भी है कि सर हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख छपा था, उसके अनुसार जो ट्रांसपोर्ट है सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है दिल्ली में। आपने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ट्रैफिक हॉटस्पॉट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन अब तक ट्रांसपोर्ट से हो रहे प्रदूषण को कम करने के लिए ज़मीन पर क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक पूरे साल की बात है तो पहला तो जो हमारी जो कोशिश है कि दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, उसको इलेक्ट्रिक मोड पे शिफ्ट किया जाए, और उसमें हमें सफलता भी मिल रही है। दिल्ली के अंदर अब 800 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें, मेरे ख्याल से इतनी इलेक्ट्रिक बसें देश में कहीं नहीं चल रही हैं। दूसरा, 17% आज जो नए व्हीकल लोग खरीद रहे हैं, जो हमारी पॉलिसी है, सब्सिडी दी जा रही है, और उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या 17% नए जो व्हीकल खरीदे जा रहे हैं उसमें से हो चुके हैं। अब इमरजेंसी मेजर्स के रूप में, जैसे अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का, मेट्रो के फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का आज जो है वो निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ 26 तारीख से हम लोग रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो है पब्लिक जन जागरूकता कैंपेन भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे से कम रेड लाइट पे जो बेवजह फ्यूल बर्निंग होती है उसको रोका जा सके। आखिरी सवाल यही है गोपाल जी, आपने मीटिंग के बाद कहा कि कोई अधिकारी नहीं आया, शाम हो गई, क्या कोई कारण सामने आया? नहीं, अधिकारी आए थे लेकिन सारे जूनियर अधिकारी थे। जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, प्रमुख सचिव हैं, जो कि मुख्य डिसीजन करता हैं, उनकी अनुपस्थिति थी, और उसकी वजह से कोई निर्णय लेना, उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो काफ़ी जो है वो कठिन हो रहा है। तो इसलिए हमने ये सब लोगों से ये निवेदन किया है कि भाई इसमें सक्रिय सहयोग के बगैर अब जो स्थिति है उसमें अगर सारे सीनियर अधिकारी चुप बैठे रहेंगे तो केवल जूनियर अधिकारियों की बदौलत तो निर्णय लेना और इम्प्लीमेंट करना काफ़ी कठिन होगा। बिल्कुल, आपने हमसे बात की गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सक्रियता से हमें काम करने की ज़रूरत है कि दिल्ली वासी को जो प्रदूषित हवा जीने को मजबूर है उसमें कुछ राहत मिले। अब हमारे साथ डॉक्टर एम वली हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं सर गंगाराम अस्पताल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। सर, दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है, अब ग्रैब 2 की बात हो जा रही है, खांसी बहुत है लोगों को। अब क्या कहेंगे लोगों को, ऐसे में किस तरह से अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें? जी निधि जी, मैं तो अभी आपको देखा, आपको भी खांसी आ गई थी। दिस इज नॉट ए पर्सनल कमेंट, दिस इज एकेडमिक कमेंट कि हम सब इससे मुतासिर हो रहे हैं जी। और हम सबको टीम वर्क करना है। एक तो जेनसेट्स गवर्नमेंट ने बैन किए हैं, उसको सुपरवाइज करे गवर्नमेंट के। जो डीजल के जेनसेट्स हैं ये कहीं ना चल रहे हो, ये बैंड है नवंबर ऑनवर्ड्स। तो अभी से इसकी फिक्र करें कि लोग अपने सेट्स को चेंज करें, ये बहुत बड़ा पोल्यूशन में कंट्रीब्यूटर है। दूसरा, एक और चीज हो रही है कि ये मेटल टॉक्सिसिटी आ रही है पोल्यूशन के साथ, जिससे लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर खिलनानी का लेख आपने शायद पढ़ा हो, 2-3 दिन पहले आया है अखबार में, और उसमें एक अजीब बात ये लिखी थी कि इस बार पोल्यूशन के इफेक्ट्स लोगों में जल्दी शुरू हो गए हैं। आमतौर पर लेट शुरू होते थे, दिवाली के बाद हम लोग ये प्रोग्राम्स करते थे, अब के हमने दशहरा से भी पहले कर दिया। तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। उस गड़बड़ का इलाज न तो मास्क है, न एयर प्योरीफायर है, न घर में कमरा बंद करके रहना है, न पराली को कम जलाना है, कुछ और ही हो रहा है। और जो हम ये पानी का छिड़काव वगैरह भी कर रहे हैं, ये एक लेवल पे हो रहा है, और फिर हवा ऊपर से नीचे जो भारी कण है PM 2.5 वो नीचे आ जाएंगे। तो इसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, इसको हमें कंटिन्यूअस जागते रहो वाला काम करना है। देखिए, इतने बच्चों की मौत होती है इसमें, और जो मैं सिम्टम बताने जा रहा हूँ वो बड़े अजीबो गरीब हैं। वो ये हैं कि बगैर किसी बीमारी के लोगों को खांसी आ रही है और सारे टेस्ट उनके नॉर्मल आ रहे हैं,
एक्सेप्ट कहीं कहीं एडवांस पल्मोनरी लैब्स में एक टेस्ट होता है जिसको फीनो कहते हैं, फ्रैक्शनल नाइट्रिक ऑक्साइड का एस्टिमेशन, फ्रैक्शनल एस्टिमेटेड, और ये फीनो हमारी हर लैब में होना चाहिए। उसके अलावा ना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में कुछ मिल रहा है, ना और टेस्ट में मिल रहा है, ना एक्सरे में मिल रहा है, और ऐसे लोगों को इस वक्त पॉल्यूशन के इफेक्ट हो रहे हैं। निधि जी मैं क्या बताऊं, तो डॉक्टर वली कोई बीमारी नहीं जी, जो स्मोकर नहीं। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। डॉक्टर खल्लानी के आर्टिकल में शायद ये भी था किस तरह से पार्टिकल्स लंग्स में जा रहे हैं और जहाँ से ऑक्सीजन बनता है वहाँ पर जा रहे हैं, उससे बहुत ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ऐसे में क्या करें हम लोग? एक आमवासी इस प्रदूषण में जीने को मजबूर है, तो वो कैसे अपना ध्यान रखे? और बच्चों में भी बहुत ये मामले बढ़ रहे हैं, कैसे बड़े और बच्चे अपना ध्यान रखें? मैं तो सबसे पहले पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से विजयदशमी की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और आज बड़ी पुण्य तिथि पे हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम को देखने का मतलब ये होना चाहिए कि जो हम लोग इस ब्रीफ टाइम में बात कर रहे हैं लोग उस पर अमल करें। देखिए, घर से बेजरूरत निकलना, बेजरूरत गाड़ी चलाना, अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग समय पर न कराना, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं जो हमको करनी चाहिए। और इसके बाद हमको हेल्थी डाइट लेना बहुत जरूरी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। सुबह के समय जब तक सूरज अच्छी तरह न निकल जाए बिल्कुल वॉक पे न जाए। देखिए आ ही गया, उसका इमेज भी आ गया। और ये वॉक पे जाना बहुत सुसाइडल है। अभी अभी मैं देख रहा था लोगों को हार्ट अटैक की तादाद बहुत बढ़ गई है, और इसमें पॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है, मेटल टॉक्सिसिटी का बहुत बड़ा रोल है, और ये बहुत खतरनाक एडिशंस हुए हैं इसमें। टायर से निकलने वाला PM1 पार्टिकल का बड़ा रोल है। जी पूछिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर, स्टीमिंग, गार्गलिंग जरा थोड़ा बता दीजिए, क्या इससे कुछ फायदा होगा कि नहीं? देखिए, एयर प्योरीफायर तो बिल्कुल कोई खास फायदा नहीं करते एक्सेप्ट व्हेन यू आर लॉक्ड इन द रूम। गार्गलिंग कर सकते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। कल मैं गया था, मैं खुद गया था रामलीला देखने। वहां से जब मैं आया हूँ तो सुबह को बलगम में कुछ गड़बड़ आया, काले पार्टिकल्स आए। ये मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन पे दिखाने की, एक इमेज है। ये जबान के अंदर से ये मेटल टॉक्सिसिटी जा रही है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जा रहा है। आई डोंट नो हाउ फार इट इज क्लियर। तो अब ये जो मेटल टॉक्सिसिटी, धुआं, कार्बन पार्टिकल्स, ये सब जा रहा है हमारे शरीर में। इसके लिए बाहर के लोग तो नेजल फिल्टर्स यूज करते हैं। हमारे यहाँ मास्क यूज हुए थे, बट सादा मास्क, सर्जिकल मास्क इसमें कुछ काम नहीं करेगा। कैसे मास्क लगा सकते हैं? हाँ। N95 और एक और N95 का एडवांस्ड वर्जन आता है SN95। ये दोनों मास्क सिर्फ लगाए जाएं, और इससे बहुत फायदा हुआ था लोगों को कोविड में। कोविड में हमने ये वाले प्रोग्राम नहीं किए थे, कोविड के किए थे, आपको अगर याद हो। हमने सारे प्रोग्राम कोविड पे किए थे, एक भी पॉल्यूशन पे नहीं किया था। दूसरे, जिन लोगों को सांस की बीमारी है वो दवाएं अपनी बंद ना करें प्लीज, और ब्लड प्रेशर वाले भी दवाएं ना बंद करें। ऐसी जगह जहां जैसे झाड़ू लग रही है वहां से नाक पे कपड़ा रख के निकलें। बच्चों के स्कूल्स में उनको सुपरवाइज करें, और कुछ एलर्जीज जो होती हैं उसको भी अवॉइड करें। घर में कंजेशन कम रखें। खटमल से आप बहुत बड़ी एलर्जी फ्रांस में हुई है, अभी एक पूरा प्रोग्राम आया था कि खटमलों की तादाद बढ़ गई है फ्रांस में, और वॉर फुटिंग लेवल पे उनको रोका जा रहा है। हमारे यहाँ खटमल एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जो चीजें हैं ये एलर्जेंस हैं, पॉलेंस हैं। इससे बचने का तरीका यही है कि हम N95 मास्क दोबारा से लगाना शुरू कर दें प्लीज। ये कोविड के लिए नहीं था, ये हमारी हेल्थ के लिए था। और ये डाटा हमने बार बार उस वक्त बताया था कि जिन मुल्कों में जैसे इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ताइवान है, लोग मास्क लगाते हैं, जापान में सबसे ज्यादा सावधानी होती है मास्क से, उनमें ये रेस्पिरेटरी इलनेसेस बहुत कम होती है। तो आप कह रहे हैं N95 इज गुड इनफ। N95 इज गुड इनफ, रीजनेबली प्राइस। याद है हमको जब हम शुरू में आए थे, जी डॉक्टर वाली, कॉस्टली था। जी जी बिल्कुल। अब ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है। ठीक है, आपने सुझाव दिए और लोगों को जो बातें रखी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि किस तरह से अपनी हम लोग हिफाजत रख सकते हैं। दिल्ली की हवा जिस तरह से हम सबके सामने है, उस पर सरकार कह रही है कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये पूरा टीम वर्क होगा। जिस तरह से डॉक्टर वाली भी कह रहे थे, सबको साथ मिलकर इसे वाकई में मुकाबला करना होगा। और आइए आगे बढ़ते हैं और मुंबई के आपको कुछ दृश्य दिखाते हैं। हमने कल भी अपने चैनल NDTV पर प्रदूषण पर कार्यक्रम किए थे, और मुंबई के हालात भी अच्छे नहीं हैं। सोमवार को मुंबई की हवा दिल्ली से कम जहरीली रही, लेकिन आर्थिक राजधानी के कई हिस्सों में हवा की श्रेणी खराब रही है।
और एनडीटीवी की जो खबर का असर ये हुआ कि सड़कों पर एंटी स्मॉग गन मशीन दौड़ती शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों के भीतर 6 और एंटी स्मॉग मशीन सड़कों पर दौड़ेंगी, लेकिन हमें पूरे दक्षिण मुंबई में एक ही एंटी स्मॉग मशीन दिखाई दी। ये हमारी सहयोगी पूजा की रिपोर्ट है, दृश्य भेजे। पूरी रिपोर्ट हम आपको रात में दिखाएंगे। फिलहाल दिशा निर्देशानुसार कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल नियंत्रण के नियम भी लागू हुए। नियम बहुत लागू होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर इसका अवहेलना होती है, मुंबई हो, दिल्ली हो या कोई और शहर हो, वो अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। और अब एक ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश में, और किस तरह से उम्मीदवारों का नामों का ऐलान तो हो गया है। ओबीसी हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। सर्वसम्मति से संसद में पारित भी हुआ। विपक्ष का एतराज सिर्फ इतना था कि इसे फौरन क्यों नहीं पारित किया गया। उधर कांग्रेस जगह जगह ओबीसी की नुमाइंदगी को लेकर सवाल उठा रही है। मध्य प्रदेश में दोनों दलों ने लगभग अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो देखते हैं दोनों बातों का कांग्रेस बीजेपी ने कितना मान और ध्यान रखा है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए 229 तो बीजेपी ने 228 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। दोनों दलों में नाराज नेताओं ने हंगामा मचा रखा है। फोर 454 454 ना 2 प्रस्ताव। कुछ दिनों पहले संसद में ऐसा हंगामा मचा था जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। विपक्ष ने सरकार का साथ दिया, लेकिन पूछा फौरन लागू क्यों नहीं करते। महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। वहीं कांग्रेस जगह जगह सरकार से लेकर पत्रकारों तक से पूछने लगी है कि कितने ओबीसी के लोग हैं। दोनों दलों की लिस्ट आई तो ये जान लेना दिलचस्प है कि महिला और ओबीसी को दोनों दलों ने कितनी नुमाइंदगी दी है। मध्य प्रदेश में महिला वोटर 2,67,00,000 हैं, यानी कुल 48.36% वोटरों का। लेकिन 230 सदस्यों वाली विधानसभा में बैठी हैं 22 विधायक, यानी 10% से भी कम। 11 बीजेपी से, 10 कांग्रेस से और 1 बहुजन समाज पार्टी की महिला विधायक। पिछले 3 चुनावों में बीजेपी ने 10% तो कांग्रेस ने 12% महिलाओं को टिकट दिया है। इस बार कांग्रेस ने 30 यानी 13% तो बीजेपी ने 28 यानी 12% महिलाओं को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अब तक 228 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें 69 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, यानी 30%। वहीं कांग्रेस ने 229 में से 62 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, यानी 27%। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 48% ओबीसी मतदाता हैं। वुमेन एम्पावरमेंट को हमें बड़े पर्दे पर देखना चाहिए। आज़ादी के 75 साल बाद इस देश की लगभग जो आधी आबादी होती है उसको 33% टिकट का आरक्षण किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। हमारी जहां भी सरकार रही, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना, ये जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो मिसाल रही है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। अब इन सभी कदमों के साथ जब महिलाओं की विनेबिलिटी बढ़ेगी, जब महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी, तो एक समय ऐसा भी आएगा महिलाओं को आधे टिकट दिए जाएंगे। ये जो इंसेंटिव्स हैं ये तय करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको जिताऊ सीटों पर लड़ाती है, कांग्रेस हारने वाली सीटों पर लड़ाती है, ताकि सिर्फ उनको लॉलीपॉप दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव पिछड़े वर्ग के साथ न्याय किया, और हमारी सरकार जब भी रही, चाहे उस आयोग को संवैधानिक दर्जा देना हो या मध्य प्रदेश में स्वयं नगरीय निकाय चुनाव में 27% आरक्षण के साथ उनका ये सुनिश्चित करना कि उनका अधिकार हो, कांग्रेस ने उन्हें लॉलीपॉप दिया। कांग्रेस ने उनके हित में जब याचिकाएं
लगाने की बारी आई तो उसमें खामोश रही। आज भी अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग को कांग्रेस से अधिक टिकट दिया। ये स्पष्ट करता है कि हमने 3 मुख्यमंत्री भी दिए, हमने प्रधानमंत्री भी दिया और सदैव इस वर्ग के साथ न्याय किया। हमने उस बिल को कहा था कि अभी लागू कीजिए, महिला आरक्षण के बिल को। अगर वो लागू हो जाता तो सबके लिए ज़रूरी हो जाता कि वो टिकट महिलाओं को ज़्यादा देते। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने हर संभव प्रयास किया कि जहाँ जहाँ भी महिला नेतृत्व है, ऐसा मजबूत विनेबिलिटी जिनके साथ है, उनको टिकट दिया जाए। हमारे नंबर अभी भी ज़्यादा हैं बीजेपी से। हमने पिछले चुनाव में 2018 के, मुझे याद है, बीजेपी ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिए थे। भारतीय जनता पार्टी जो अपनी एक तरह से उपलब्धि के तौर पे चीख के कह रही थी महिला आरक्षण बिल, उनसे सवाल होना चाहिए कि उन्होंने क्यों इस तरह का अन्याय किया। कांग्रेस के भी महिला प्रत्याशियों से उनकी प्रत्याशी कम क्यों हैं। लेकिन आज दुखद ये भी है कि मध्य प्रदेश में महिला नेतृत्व में बहुत मजबूती हम नहीं ला पाए हैं। दोनों पार्टीज़ की इसमें कमजोरी रही, समाज की गलती रही, जो भी रहा हो। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा राजनीति जो लोग करते हैं उनसे कौन सवाल पूछेगा। जहाँ जहाँ विनेबिलिटी वाली चांसेस होती हैं, ओबीसी समुदाय अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समीकरण के साथ है। कुछ सीट्स में ऐसा है जहाँ बहुत कम है, कुछ सीट्स में ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ विनेबिलिटी और सर्वे, ये 2 बहुत बड़े पैरामीटर्स हैं टिकट देने के। जहाँ जहाँ संभावनाएं बनी कि ओबीसी को हम टिकट दे सकें, वहाँ हमने टिकट दिया। और जो लोग 4 बार से कहते हैं कि ओबीसी का मुख्यमंत्री रहा हो, आज उन्होंने कहाँ लाके खड़ा कर दिया ओबीसी को। अगर कास्ट सेंसस हो जाए, अगर कास्ट सर्वे हो जाए तो शायद और प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। लेकिन जो लोग इसको रोक के बैठे हैं उनकी कहीं ना कहीं गलती है और इसके पीछे नाकामी उनकी है। एक पुरानी कहावत है, कथनी और करनी में फर्क। चाहे महिला आरक्षण का मुद्दा हो या ओबीसी की नुमाइंदगी, दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की कथनी तो आप सुनते ही हैं, करनी लिस्ट में दिख जाएगी। जब उम्मीदवारी ही नहीं देंगे तो फिर नुमाइंदगी कैसे होगी। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अमृतांशी जोशी के साथ अनुराग वारी, NDTV इंडिया। उधर मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र में फिर गर्माता दिख रहा है। मराठा आंदोलनकर्ता मनोज जरागदे पाटिल ने सरकार को जो मियाद दी थी वो 24 अक्टूबर को खत्म हो रही है। वहीं मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के सुर 24 घंटे के भीतर नरम पड़ गए हैं। इस आंदोलन से झुलस चुकी सरकार अब छाछ भी फूंक फूंक पर पी रही है। शिंदे सरकार ने रविवार को एक विज्ञापन दिया और मराठाओं को आर्थिक पिछड़े कोटे में आरक्षण पा सकते हैं ये याद दिलाया। फिर 24 घंटे में ही सरकार के जो सुर थे नरम पड़ने लगे और नया विज्ञापन अखबारों में देना पड़ा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। 1970 के दशक में स्पिन गेंदबाजी की मशहूर चौकड़ी, जिनमें उनके साथ थे प्रसन्ना, चंद्रशेखर, राघवन, उस चौकड़ी का हिस्सा रहे बिशन सिंह बेदी अब हमारे बीच नहीं रहे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर विमल मोहन मौजूद हैं। डॉक्टर विमल, आज बहुत याद किया जा रहा है उन्हें और उनकी जो कमी है वो महसूस की जा होगी और आपने तो देखा होगा उनको। ज़रा बताइए उनकी अहमियत और आज किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। देखिए, उनके बारे में सारी कहानियां, जैसे आपने स्पिन क्वार्टेट की बात की और एक साथ 4 स्पिन बॉलर अगर एक साथ खेल रहे हों, बेदी कप्तान भी रहे और उनके कई जो मतलब बेदी के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि बेबाक थे। जो उनकी पर्सनालिटी बाहर थी वो वही मैदान पे थी, वही घर पे थी। उनकी जो बेटी थी हमारे साथ काम करती थी, NDTV स्पोर्ट्स डेस्क का भी हिस्सा रही और कभी भी मतलब उनको देख के कभी ये नहीं लगा, जब तक हम लोग ये पूछते नहीं थे
तब तक वो बेदी के बारे में बताती नहीं थी। मतलब उन्होंने अपने बच्चों पर अपना अगर लेगेसी छोड़ी है तो वो क्रिकेट के मैदान पे छोड़ी है, कहीं अपनी जो शख्सियत है उसका कहीं भी उनको मतलब उसके वजन से वो कभी भी दबे नहीं। मैं आपको जैसे एक किस्सा मैं कई बार सुना भी रहा हूं लोगों को कि मैं 2003-4 में उनके पास गया ये स्टोरी करने कि लेफ्ट आर्म स्पिन हैज बिकम अ डाइंग आर्ट। कैन यू इमेजिन कि मैं बेदी साहब से ये पूछ रहा हूं कि सर ये आर्ट मतलब एक डाइंग आर्ट है, और बेदी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि नहीं ये एक दौर है, आया है चला जाएगा फिर आएगा। लोग डैनियल विटोरी का उस समय चल रहे थे, उन्होंने उनका उदाहरण दिया, और आज के दिन में देखें क्या प्रोफेटिक उनके शब्द थे कि आज कुलदीप यादव या जो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है इस मौजूदा वर्ल्ड कप में वो हर एक टीम का एक अहम हथियार बने हुए। तो बेदी की ये शख्सियत थी कि वो अपनी ईमानदारी से जो डॉक्टर होता है जो सर्जरी करता है वो उसी तरह से क्रिकेट में, और उनको विराट कोहली की शिकायत करनी हो, धोनी की कप्तानी पे सवाल उठाना हो, उनको कभी भी इसको कोई ये नहीं रहा कि बाकी लोग क्या कहेंगे। वो मतलब जो ईमानदारी वाली बात होती है वो थे, और शायद यही वजह है उनका 1560 विकेट है फर्स्ट क्लास में, 100 बार से ज्यादा 5 विकेट एक पारी मतलब एक मैच में लिए। तो ये शख्सियत बताता है कि कितना बड़ा खिलाड़ी था। और कई बार जैसे मैं उनको कई बार कहता हूं कि एक पूरी पारी को घोषित कर दी उन्होंने क्योंकि खिलाड़ी घायल थे, तो मानवीय पहलू को खेल से भी कहीं ऊपर रखते थे, जो उनकी पूरी शख्सियत को मतलब आज के डेट में उस तरह से देखना कि किसी आदमी का एक पैर जो जैसा है वैसा ही दिख रहा है, चाहे मैदान हो, घर हो, क्रिकेट का मैदान हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, आपसे बातचीत कर रहा हो क्रिकेट के मैदान पर। और डिसिप्लिन उनका जो कमाल था, जब वो कोच बने, बतौर कप्तान उनकी एक भूमिका रही, बतौर खिलाड़ी स्पिन के जादूगर रहे। मतलब आपके सामने हैं और आपको जादू कर रहे हैं। एक जादूगर ही तो होता है जो कि आपके सामने सब कुछ करता है और आपको तिलस में बांधे रहता है, पता ही नहीं चलता कैसे हुआ। और यही बेदी साहब करते रहे 20 साल करीब। बिल्कुल विमल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए देश की बात में अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको ले चलेंगे गुवाहाटी। यहाँ पर उग्रतारा मंदिर की कहानी, जहाँ 970 साल पुरानी पूजा की परंपरा है। रिपोर्ट दिखाएंगे। गुवाहाटी के उग्रतारा मंदिर में दुर्गा पूजा के दौरान विशेष प्रार्थना की जाती है। हजारों भक्त मंदिर में आते हैं। ये परंपरा 970 साल पुरानी है। देखिए रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट। नवरात्र के 9 दिनों की महासप्तमी से महानवमी के बीच हजारों की संख्या में भक्त इस मंदिर में पहुंचते हैं। ब्रह्मपुत्र के तट पर उजान बाजार इलाके में स्थित उग्रतारा मंदिर में लोग विशेष दुर्गा पूजा प्रसाद के लिए आते हैं। उग्रतारा का ये मंदिर 1725 ईस्वी में अहोम राजा शिव सिंह ने बनवाया था, लेकिन देवालय ट्रस्ट के मुताबिक इस मंदिर में दुर्गा पूजा उत्सव के रिकॉर्ड 1044 ईस्वी से मौजूद हैं। कह सकते हैं कि ये ऐसा दुर्गा पूजा उत्सव है जो 9 शताब्दियों पुराना है। Ugrotara is one of the most powerful Shaktipeeth and the most there are 3 रूप्स of माँ। उग्रतारा को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ देवी के 3 रूप हैं और उन सभी की पूजा की जाती है। Itself one of the powerful deity throughout the world। पूरे असम से भक्त खास मौके पर यहाँ पहुँचते हैं और राज्य की सबसे पुरानी पूजा परंपरा में से एक का हिस्सा बनते हैं। दुर्गा पूजा के मौके पर उग्रतारा मंदिर में कुछ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। वो बाहर का जो पूजा है ये हमारा यहाँ में शक्तिपीठ है, वो है इसलिए बाहर में 7 दिन होता है और हमारे यहाँ में 3 दिन होता है, सप्तमी से नवमी तक। हमारा यहाँ में पीठ है इसलिए हमारा आवाहन भी नहीं है, विसर्जन भी नहीं है। माना जाता है कि उग्रतारा देवालय में सती का नाभि भाग है, जो दक्ष यज्ञ में उनकी मृत्यु के बाद उनके पति शिव के कंधे से यहाँ गिरा था।
गुवाहाटी के लोगों की बात की जाए तो दुर्गा पूजा के दौरान उनका यहाँ पहुंचना परंपरा का हिस्सा है। एक ऐसी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है और आगे भी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती और नकुल सभा के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।